तो जो हम लोगों की पुरानी 2 क्लासेस की उसमें हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था गैसेस के लॉ उनसे रिलेटेड बेसिकली न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। आज हम लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक सीखना है, दैट इज़ आप लोगों का पेलोड। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों का एक गैसियस स्टेट का अध्याय खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मूव करेंगे। बट उसमें मूव करने से पहले अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है पेलोड, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो पेलोड कुछ भी ऐसा खास नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर आपने थोड़ी भी 9th क्लास में जो फिजिक्स रहती है ना, ये लिक्विड स्टेट वाली, जिसमें आप लोग ज़िंदगी में पहली बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना शुरू करते हो, अगर आपने वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपको बेसिक फिजिक्स आती है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड की, तो डेफिनेटली ये पेलोड वाला टॉपिक आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ या बहुत बड़ा सरदर्द नहीं होगा, बहुत ही आसान है। तो आर्किमिडीज की वो छोटी सी कहानी थी, है ना, यूरेका वाली। ऑब्वियसली मैं वो रिपीट तो नहीं करूँगी, बट तुम लोगों ने थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़ा है तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता आती है कि अगर मान लेते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करते हैं, डुबकाते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियस है उस लिक्विड के अंदर जाने के बाद एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो अपनी वो स्पेस कहाँ से क्रिएट करेगा, क्योंकि स्पेस तो ऑलरेडी लिमिटेड है और जो स्पेस है वो ऑलरेडी आप लोगों की बाल्टी भर के पानी ने ऑक्यूपाई करके रखी है। तो बहुत ही सिंपल सा नियम होता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम पर, कि जो भी आप वेट डालते हो या फिर जो भी आप ऑब्जेक्ट डालते हो, वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर जाने के बाद सर्टेन क्वांटिटी का लिक्विड क्या करता है, उसको क्या कर देता है, उस लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। अब पॉइंट ये आएगा कि कितना लिक्विड हटेगा। इफ समबडी आस्क यू कि कितना लिक्विड हटने वाला है, तो उसमें हम लोग सीधा सीधा जवाब देते हैं, वो लोग क्या, कि जो भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आप अंदर डाल रहे हो, जो वो वाटर को डिस्प्लेस करने वाला वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वो किसके बराबर होता है, आपके वाटर वेट उस ऑब्जेक्ट के जो आपने उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर डाला है। ठीक है, कितना पानी आप वहां से या कोई दूसरा लिक्विड आप डिस्प्लेस कर पा रहे हो, ये किसके बराबर होता है, कि आपने जो ऑब्जेक्ट डाला है उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। खत्म कहानी, यही सिंपल सी चीज़ होती है। अब बस फर्क इतना है कि हम इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे हवा में। अब मान लेते हैं कि तुम लोगों के पास लेट्स से ये बलून है, ये बलून की धागा है, टाई कर दिया मैंने बलून को, ठीक है। बलून के आजू बाजू पूरा हवा भरी पड़ी हुई है। ऑब्वियसली अब तुम लोगों को पता होगा कि वो जो हीलियम वाले बलून होते हैं कैसा होता है, वो ऊपर 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 चले जाते हैं, है ना। अच्छा, ये मान लेते हैं हवा है। तो जिस तरीके से पानी हम लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, नियम में हम लोगों का क्या हुआ करता था, मीडियम हुआ करता था। यहाँ पे हम लोगों का मीडियम कौन है, आप लोगों का एयर है ना। मतलब सिंपल, मैंने यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लोगों का वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस। अब इस एयर को डिस्प्लेस करने का काम कौन कर रहा है, जो उस एयर में ट्रैवल कर रहा है। कौन ट्रैवल कर रहा है उस एयर में, आपका बलून। यानी कि बलून का जितना वेट होगा, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बलून है, तो जितना उस बलून का वेट होगा उतनी ही एयर को वो क्या करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है। क्या यही सेम चीज ऊपर हमने देखी थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंतर्गत, बिल्कुल देखी थी। अब पॉइंट यह आता है कि बलून के अंदर कौन कौन से टाइप के वेट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बलून के अंदर कौन कौन से टाइप के वेट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, तो ऐसा मान के चला जाता है कि बलून का वेट नेग्लिजिबल था। बलून मतलब जिस मटेरियल का आपने वो बलून बनाया है, वो जो छोटे छोटे गुब्बारे आते हैं जिन्हें लेकर हम खेलते हैं, है ना, वो वाले बलून का वेट नेग्लिजिबल होता है। बट अगर आप किसी हॉट एयर बलून की बात कर रहे हो, जो हम लोग जिसकी डलिया में बैठकर ऊपर घूमने जाते हैं हवा में, अगर वैसे वाले बलून की आप बात कर रहे हो, तो उसमें आप उसके मटेरियल का वेट आप नेग्लिजिबल नहीं ले सकते ना, उसका तो अपना अच्छा खासा वेट होता है। तो डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या दिया, अगर क्वेश्चन में वेट दिया है तो लो, नहीं दिया है तो मत दो।
तो वेट ऑफ बलून के अंतर्गत उसमें टोटल 3 चीज़ें देखो इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहला, आपका बलून जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मतलब कपड़े का बना है ना, या फिर किसी पॉलीमर शीट का बना है, जिस भी चीज़ का बना है उस मटेरियल का बलून, उस मटेरियल का वेट। दूसरी चीज़ इसमें जो इन्वॉल्व हो जाती है वो होती है आप लोगों का बलून के अंदर भरी हुई हवा, है ना, वेट ऑफ गैस इन बलून। उस बलून के अंदर जो हम गैस भरते हैं, प्रोबेबली हम हीलियम गैस भरते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं। तो जो भी गैस आपने भरी है, राइट, उस पर्टिकुलर चीज़ की वेट, वो एक इन्वॉल्व होता है। अच्छा ठीक है, और क्या क्या इन्वॉल्व होता है? अच्छा, अब तीसरी चीज़ ना थोड़ी सी ऑप्शनल होती है, बराबर, तीसरी चीज़ थोड़ी सी ऑप्शनल होती है। हो सकता है कि आपने ना इस बलून की पुच्छी पर एक छोटू सा पत्थर बांध दिया, ठीक है, मान लेते हैं छोटी सी इसकी पुच्छी पर आपने क्या कर दिया, वो छोटा सा पत्थर बांध दिया, आपने कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया बेसिकली, ठीक है, आपने उस बलून पे क्या कर दिया, कोई ना कोई एक क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट बांध दिया है। ये ऑब्जेक्ट आपने बांध दिया और आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट भी बलून के साथ ऊपर ऊपर ट्रैवल करे, जस्ट लाइक वो जो बड़ा सा हॉट एयर बलून होता है उसमें जो डलिया होती है उसमें हम लोग बैठ जाते हैं। तो हम लोग क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव कर रहे हैं जो क्या हो रहा है, बलून के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है। समझ रहे हो? ओके। तो यानी कि यहाँ पे एक और तीसरी चीज इन्वॉल्व होती है, वो होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर। अच्छा, अब तुम खुद सोचो, मान लो वो 2 रुपए का फुग्गा आता है, उसको तुम लेकर आए हो और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि इस 2 रुपए वाले फुग्गे से बंद कर तुम खुद उड़ोगे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों? तुम्हारा वेट इतना 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 ज्यादा है कि बेचारा वो फुग्गा तुम्हारे वेट के साथ उड़ नहीं सकता, बराबर। या मैं ये कहूं दूसरी भाषा में, वो तुम्हारे वेट को लिफ्ट नहीं कर सकता, तुम्हें लिफ्ट अप नहीं कर सकता वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम सोचोगे चलो मैडम अपन एक चौक बांध कर देखते हैं उस 2 रुपए के फुग्गे के साथ। तो तुमने चौक बांध के देख ली, चौक भी नहीं उठ पा रही है, मतलब इमेजिन कि चौक भी नहीं उठ पाई। इससे क्या समझ में आएगा कि वो जो फुग्गा है आपके उस पर्टिकुलर चौक के वेट को भी ऊपर नहीं उठा पाया। क्लियर हो रही है बात? उसको भी ऊपर नहीं उठा पाया। अरे यार ये तो गड़बड़ हो रही है। फिर हमने एक काम किया, हमने धागा बांध दिया, और जब हम धागा बांधते हैं तो हम ये देखते हैं कि धागा उड़ गया। इसका मतलब हर बलून की अपनी अपनी एक लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है। सही कह रही हूँ, हर बलून की अपनी अपनी एक लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है। तुम एक 2 रुपए वाले फुग्गे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे वेट को लिफ्ट अप करेगा, ठीक है। ओके, तो तुम 2 रुपए वाले बलून से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे वेट को लिफ्ट अप करेगा। तो बलून की क्या कैपेसिटी है, वो कितना वेट लिफ्ट करके ऊपर ट्रैवल कर सकता है, ये चीज बेसिकली कहलाती है पेलोड। यानी कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसी पर्टिकुलर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग फैंसी भाषा में कहते हैं पेलोड। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि पेलोड है क्या, तो आप सीधा उसको क्या जवाब दोगे कि जब भी आप बलून के अंदर हवा भरते हो, सच दैट कि वो बलून ऊपर उड़ता है। हर बलून देखना ऊपर नहीं उड़ सकता। जैसे कि तुम एक काम करके देखना, एक बलून लेना, उस बलून के अंदर फू करके अपने मुंह से हवा भरना, ठीक है, और दूसरा बलून लेना जिसके अंदर आप हीलियम गैस भरते हो। तो जो हीलियम गैस वाला बलून होता है, अगर तुम छोड़ दोगे अपने हाथों से, वो उड़ जाएगा ऊपर हवा में। लेकिन जो तुमने फू करके मुंह से अपना बलून जो भरा है ना, वो नहीं उड़ पाता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग इस वीडियो के एंड में बात करेंगे, अभी फिलहाल वीडियो को खराब नहीं करते। तो बेसिकली बलून उड़ने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो बलून बैठा हुआ है जमीन पर आप उसके पेलोड निकाल रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई बलून उड़ने वाला है, तो उड़ने वाले बलून में होता क्या है बोलो, उसकी कैपेसिटी होती है कि मैं इतना वेट अपने साथ लेकर उड़ सकता हूं। सो दैट इज नोन एज पेलोड, ठीक है। तो अगर मैं इसको फैंसी साइंटिफिक डेफिनेशन में तुम्हें डिफाइन ना करूं, तो अपन इसको सादी अपनी हिंदी भाषा में क्या लिख सकते हैं, पेलोड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम वेट दैट अ बलून कैन लिफ्ट विथ इट, ठीक है। बस इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का पेलोड कहते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहेंगे, पेलोड कहेंगे। खत्म हो गई कहानी। बस अब तुम बताओ, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या मैं मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ? बताओ, क्या इसको मैं लिख सकती हूँ? बिल्कुल, कैसे बताओ?
वेट ऑफ मटेरियल मतलब जिस भी चीज का आपका वो बलून बना हुआ है ना, प्लस बोलो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ गैस प्लस क्या आ जाएगा, पेलोड, है ना। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने से बेटर है क्या लिखो, पेलोड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली पेलोड क्या होता है, इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। क्या ये सिचुएशन तुम्हें समझ में आई कि मैंने ये कैसा लिखा है? अच्छा, अब बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन को यूज करोगे और आपको इन चारों टर्म्स में से एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, इन चौथी टर्म्स में से चार टर्म में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है गिवन, मतलब टू फाइंड हो, और बाकी के 3 सिचुएशन आपको गिवन हो और कुछ भी यहाँ से टू फाइंड करने को बेसिकली पूछा जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालने वाला काम तुम नहीं कर पाओगे, ये आसानी से कर लोगे। लेकिन सबसे ज़रूरी सूचना ये हम सब जानते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहती हूँ कि बलून ऊपर हवा में उड़ रहा है, तो बलून ऊपर हवा में तभी उड़ सकता है जब उसका जो वेट होगा, मतलब बलून का जो वेट होगा वो क्या होगा, आपकी जो एयर आपने डिस्प्लेस करवाई है, बेसिकली हम उसको ये कहेंगे कि आपका बायोन फोर्स, अभी उसमें फिलहाल मैं नहीं घुस रही हूँ, लेकिन जो बलून एक ऊपर वाली कंडीशन, ऊपर तभी उड़ सकता है जब उसका जो वेट होता है वो वेट क्या हो, कम हो, किसके कंपेयर में, जितना बायोन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर बायोन फोर्स ज़्यादा लग रहा है और सॉरी वेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बायोन फोर्स, तो वो बलून कभी उड़ेगा नहीं, वो नीचे ही बैठा रहेगा, है ना, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी कब, राइट, उसके अंदर डूबेगी कब, तो ये वही वाली सिचुएशन है। अपन कैसे पानी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि अगर आप का जो बायोन फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू क्या है आपकी कम है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के फोर्स के, तो ऑब्जेक्ट जो रहता है उसका वेट अगर ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो वो क्या होता है, बोलो वो फ्लोट करेगा, या फिर बलून की बात हो रही है तो उड़ जाएगा। तो बलून एक ही सिचुएशन में उड़ेगा जब बलून के द्वारा लगाया हुआ जो टोटल वेट है, बलून के द्वारा लगाया हुआ जो टोटल वेट है, अगर वो टोटल वेट आपके बायोन फोर्स से कैसा होता है, कम होता है, तो ही बलून उड़ता है। ये बात तो समझ में आ रही है ना, कि बलून तभी आप लोगों का उड़ेगा कि जब टोटल वेट जो बलून लगा रहा है वो टोटल वेट ऑफ बलून आप लोगों का क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू हो जाए किसके, आपके बायोन फोर्स के। अब ये बायोन फोर्स क्या था, ये आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े हो, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बायोन फोर्स के वो क्या हो जाए, आपके लेस देन इक्वल टू हो जाए। तो यानी कि ये जो मैंने ऊपर इक्वल टू लिख के रखा है, क्या ये सिर्फ इक्वल टू लिखना सही है क्या? नहीं, वहां पे सिर्फ इक्वल टू लिखना सही नहीं है, अपन को इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करना चाहिए, क्या बोलो, लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन में। ठीक है, बस खत्म हो गई यहाँ से हम लोगों की कहानी, है ना। अब अगर किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस आप कैसे निकालोगे, मान लेते किसी ने तुमसे ये पूछ लिया, बराबर, तो आप कैसे जवाब दोगे, वेट ऑफ एयर आप कैसे डिस्प्लेस, मतलब कैसे निकालने वाले हो? सिंपल सी चीज़ है, कैसे निकालेंगे बताओ हम लोग। तो बेसिकली इसी चीज को हम लोग बायोन फोर्स कहते हैं। मतलब बायोन फोर्स क्या है कि कितनी एयर डिस्प्लेस हुई उस बलून के द्वारा। बट बात यह है कि ये निकाली कैसे जाएगी, ये तो सबको पता है कि वो होती है, बट निकालना कैसे है उसको, तो अब मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। देखो, वेट ऑफ मटेरियल अगर कोई तुमसे पूछेगा तो जानते हो वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वो वैल्यू, जी एम जी, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो वेट ऑफ मटेरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास ऑफ मटेरियल। अगर कोई मुझसे पूछेगा वेट ऑफ गैस, तो वेट ऑफ गैस को मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ गैस। अच्छा, पेलोड, पेलोड मतलब आप कितना वेट उस बलून के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है, आप कितना वेट उस बलून के साथ अटैच कर सकते हो, तो मास ऑफ पेलोड। अच्छा, और इन सभी को मल्टीप्लाई बाय जी, और ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा, बायोन फोर्स के, या फिर वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस। अब बात आती है कि वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस में कैसे निकालूं, तो देखो एयर को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, तो आप ये लिख सकते हो कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, कितना हमने उस पर्टिकुलर एयर का मास डिस्प्लेस किया, मल्टीप्लाई बाय जी। जी आपके दोनों तरफ से कट गया, तो यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया, मास ऑफ मटेरियल प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड, ये लेस देन इक्वल टू होगा किसके, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस के, बराबर।
मतलब मास वर्ड है, ध्यान रखना, वेट नहीं लिखा है। फिजिक्स की बातचीत चल रही है यहाँ पे। अब फिर वही टेंशन, मैडम मास ऑफ एयर हम कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये पता है। अगर तुम्हें मास ऑफ एयर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ एयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? वॉल्यूम से। बट कौन सा वॉल्यूम? हमारा यूनिवर्स तो इतना बड़ा है, इतनी सारी एयर है, तो हम क्या इतनी सारी एयर का वॉल्यूम लिखेंगे क्या? नहीं भैया, आपको कौन सा वॉल्यूम लिखना है? जो वॉल्यूम बेसिकली बलून का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा? एयर का होगा, क्योंकि उतनी ही एयर डिस्प्लेस हुई होगी ना, उतनी ही वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस हुई होगी, बस खत्म। तो ये कंडीशन तुम्हें यूज करनी है। मास ऑफ क्या नाम है आप लोगों का? ये मटेरियल। अगर क्वेश्चन में मटेरियल के मास के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब तुम समझ जाना कि कुछ क्वेश्चन में आपको मटेरियल का मास कैसा लेना है, नेग्लिजिबल लेना है, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गई हम लोगों की एक कंडीशन। बस इस कंडीशन का प्रयोग करिए, आंसर आ जाना, ठीक है। अब ध्यान रखना, कई बार सवालों में मास ना देकर वेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो तुम मास और वेट को इक्वल इक्वल मान के काम नहीं करना, ठीक है। मास को और वेट को अलग ही लोगे, जैसा लेते आते हो फिजिक्स में कि mg होता है वेट। तो अगर वेट वाली बातचीत हो रही है तो वेट के लिए फिर इक्वेशन ये होती है, ठीक है। कई बार ऐसा पूछ लेता है व्हाट इज द वेट ऑफ पेलोड, तो हम लोग क्या करते हैं, गधे समान मास ऑफ पेलोड निकाल लेते हैं, बट वेट ऑफ पेलोड यानी कि आपको उसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर अपने आंसर को रिपोर्ट करना है। तो फिजिक्स के जो टर्म्स होते हैं उसकी इज्जत आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में करनी है, क्योंकि बेसिकली हम कुछ और नहीं, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक पेलोड तुम्हें समझ में आया होगा कि पेलोड होता क्या है, ठीक है। पेलोड का सिंपल वन वर्ड मीनिंग यही है कि आप एक बलून के साथ मैक्सिमम कितने वेट तक का मास ऊपर लिफ्ट करवा के ले जा सकते हो। सो पेलोड इज जस्ट गिविंग यू आइडिया अबाउट द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ बलून। एक बलून कितना सामान लिफ्ट कर सकता है वो आपको ये बताता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इसका मैं एक और मॉडिफाइड फॉर्मूला बताऊंगी, बट वो बाद में, अभी इसकी हमें नीड नहीं है फिलहाल। अभी हम लोग इसी से हमारा सारा काम चल जाएगा। जैसे कि आपको देखो गिवन में क्या दिया, बच्चा पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, गिवन वगैरह छोड़ो। डिटरमाइन पेलोड, मैं पेलोड को पीएल लिख रही हूं, ठीक है, ऑफ ए 10⁶ लीटर बलून, ठीक है, जिसको आपने फिल करके रखा है, किसके साथ फिल करके रखा है? हीलियम के साथ। वेरी गुड। अच्छा, हीलियम गैस जो अंदर फिल की गई है उसका टेम्परेचर आपने इतना मतलब रखा है और 1 atm का प्रेशर है, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ एयर कैन बी कंसीडर्ड, एयर कैन बी कंसीडर्ड। ये थोड़ा सा कठिन सवाल दे दिया है मैंने स्टार्टिंग में, बट बना लोगे तुम लोग। टू बी 79% नाइट्रोजन से बना हुआ है एयर और 21% वो O2 से बना है बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको जो बलून के मास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है ना, तो आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पे बलून के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो यहाँ पर मुझे वेट ऑफ दैट बलून, या फिर मैं ऐसा कहूं कि वेट ऑफ दैट मटेरियल कितना लेकर चलना है? 0। बात यह आती है कि उस बलून के अंदर तो गैस भी भरी हुई होती है, मुझे उस गैस का मास निकालना है। मैं उस गैस का मास कैसे निकालूंगी? तो गैस के मास के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या यूज करेंगे आप? PV = nRT। आपको प्रेशर कितना दिया है? 1 atm। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उस पर्टिकुलर गैस का, आपने कितने वॉल्यूम की गैस भरी? देखो, जितना बलून का वॉल्यूम होगा ना, आप उतनी ही बेसिकली याद रखना गैस भरोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम उसका मैम 50 लीटर था बट भरा हमने सिर्फ 48 लीटर, अनलेस एंड क्वेश्चन में ना बोला जाए। अदरवाइज आप मान के चलोगे कि जितना वॉल्यूम उस बलून का है आपने उतनी ही गैस उसके अंदर भरी है। तो गैस कितनी है? 10⁶। मोल्स क्या होता है? मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हीलियम का मोलर मास आपके पास कितना हो गया? ये हो गया आपके पास कितना 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 4, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आर की वैल्यू मैं 1/12 पुट कर रही हूं, क्यों? तुम्हें पता है टेम्परेचर 27 है, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो देख लो कुछ कट्टा पिटता है क्या? तो 12 1 12 2 24 और 6 बचना है, तो ये आ जाएगा 25।
ठीक है। अच्छा, और कुछ कट रहा है? नहीं। तो यहाँ से मेरे पास इतना मुझे पता चल गया कि मास ऑफ गैस, ध्यान रखना मेरे भाषा, मेरे शब्दों को, मास ऑफ गैस, मास, मैंने वेट नहीं बोला, मास ऑफ गैस कितना आ रहा है 4 इंटू में 10⁶ और अपॉन में कितना है ये 25 बराबर। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 4 इंटू 10⁴ इंटू में आपका 4 यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ठीक है। कैलकुलेशंस मैंने कैसे की उसमें कुछ खतरनाक काम नहीं किया है। तुम अगर नहीं समझ पाए हो कि कैलकुलेशंस कैसी है तो तुम टुकुर टुकुर अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो गैस है उस गैस का वेट इतना है। अच्छा, उसके साथ कौन सा ऑब्जेक्ट आप ऊपर भेज रहे हो ये लिखा है क्या? नहीं लिखा है। दिया है क्या? नहीं दिया। ऑब्जेक्ट कौन सा आप ऊपर भेज रहे हो तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन वाले ने दिया ही नहीं है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर भेज रहे हो। अब क्या करें बताओ? चलो कोई बात नहीं, यानी कि बेसिकली हमको जो पता रहता था, क्या पता रहता था बताओ? हमें क्या पता रहता था? हमें ये पता रहता था कि मास ऑफ मटेरियल वो हम लोगों ने नेग्लिजिबल ले लिया है ना। अच्छा, उसके बाद हमें गैस के बारे में पता रहता था, तो गैस वाली चीज़ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इतनी ग्राम गैस उस बलून में है। अब बात आती है पेलोड कैसे निकालोगे। अब पेलोड निकालने के लिए ज़रूरी है आपको राइट हैंड साइड में जो बायोंड फोर्स थी, बोलो क्या? डेंसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बलून, आपको ये पता होना चाहिए। तो बात ऐसा है कि वॉल्यूम ऑफ बलून तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 10⁶, राइट। लेकिन यहां इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या नहीं दी हुई है? डेंसिटी नहीं दी हुई। अच्छा, अब ये डेंसिटी किसकी होनी चाहिए थी? ये एयर की होनी चाहिए थी बराबर। ये किसकी होनी चाहिए? एयर की होनी चाहिए। अब यहाँ तो एयर की डेंसिटी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, फिर अब क्या करें? तो देखो क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हो सकता है मे बी हमारे काम आ जाए। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि आपके पास जो हवा है वो हवा 79% नाइट्रोजन से बनी हुई है और 21% एयर बाय वॉल्यूम से बना हुआ है बराबर। ये उस क्वेश्चन में आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इतना 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 इंफॉर्मेशन उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। क्या करूँ फिर मैं इस इंफॉर्मेशन का? अभी तो कुछ ना कुछ खोपड़ी तो चलानी पड़ेगी इसको लेकर। ठीक है, देखो अभी मतलब 79 + 21 और डेंसिटी किसी की नहीं दी, ना मुझे नाइट्रोजन की डेंसिटी दी हुई है ना मुझे ऑक्सीजन की डेंसिटी दी हुई है कि मैं एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकूं, मुझे वो भी नहीं दिया है। अब क्या करें? तो अब रुको, इसमें कुछ तो खोपड़ी लगानी पड़ेगी। रुको 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 रुको, क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, डेंसिटी तो हमको दी नहीं है। एक मिनट। फिल विथ हीलियम गैस, जो टेम्परेचर बलून का होगा वही टेम्परेचर उसका होगा। बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर, कुछ भी तो खाया तो नहीं है मैंने। अगर तुम्हें अभी पेलोड अगर कैलकुलेट करना है तो तुम पेलोड कैसे कैलकुलेट करोगे? वेट ऑफ मटेरियल वो तो ज़ीरो हो चुका है, तो बेसिकली आपके पास जो गैस है आपको उसका मास पता होना चाहिए, मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड, है ना। ओके, और उसके बाद आपका लेस देन इक्वल टू वाली सिचुएशन किसके आना चाहिए? ये मास ऑफ आपके एयर के। तो मास ऑफ पेलोड हम तब निकाल पाएंगे जब हम लोगों को मास ऑफ एयर
माइनस मास ऑफ गैस पता होगा। अब मास ऑफ गैस तो देखो हमें पता है, ये 16 मल्टीप्लाई बाय तुम्हारा 10⁴, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मास ऑफ एयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो डेंसिटी ऑफ एयर अगर मैं मान के चलूँ और वो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बलून, तो ये 10⁶ यहाँ पे भी आ जाएगा। माइनस में ये कितना रहेगा, 16 इंटू 10⁴ रहेगा बस। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर दिया रहता, या फिर अगर मान लेते हैं मुझे ये भी दिया रहता कि नाइट्रोजन की डेंसिटी इतनी है उस टेम्परेचर पे और ऑक्सीजन की डेंसिटी उस टेम्परेचर पे उतनी है, तो जैसे कल हमने बाकी के न्यूमेरिकल्स में कैसा था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था, वहाँ पे एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते और एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देती और यहाँ से मेरे पास पेलोड का आंसर आ जाता। तो बेसिकली ना ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें डेंसिटी ऑफ एयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर दी हुई होती तो हम उसको उस तरीके से सॉल्व कर लेते। तो इसको फिलहाल अभी हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, जो भी आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी डेंसिटी को लेकर उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस क्वेश्चन को आगे बनाते। बट ये देख लो ये क्वेश्चन वही है। अच्छा, दूसरी बात, पेलोड का मतलब बेसिकली होता है कि आप कितना वजन उसका कैरी करवा सकते हो, यानी कि आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होता है, मास कैलकुलेट करना होता है, ना कि आपको वहाँ पे वेट कैलकुलेट करना रहता है। ध्यान रखना, क्योंकि वेट की यूनिट फिर न्यूटन हो जाएगी। अब जैसे एक और सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब सारे के सारे सवाल पेलोड वाले ही रहेंगे, तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम है नहीं। जैसे कि यहाँ पे इस बार भी वही पूछा गया है, फाइंड पेलोड ऑफ 10⁻² लीटर बलून। आपके पास इस बार बलून का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। अगेन वही सेम प्रवचन, आपने इसको फिल करके रखा है किसके साथ, हीलियम गैस के साथ एट 1 atm, ठीक है, एंड 27 डिग्री सेल्सियस, वही का वही पूरा सवाल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस बार एयर की डेंसिटी आपको कितनी दी है, 1.3 ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना, ऊपर वाले सवाल में या तो एयर की डेंसिटी दी हुई रहनी चाहिए थी, या फिर वहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई रहनी चाहिए थी कि क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसा था वहां का कि नाइट्रोजन 79% है और ऑक्सीजन 21% है। तो ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में तभी गिवन होती है ना जब आपको उन परसेंटेज वाली चीज का कुछ काम हो, यानी कि आपको वहां पे डेंसिटी नाइट्रोजन की भी देनी चाहिए थी 27 डिग्री सेल्सियस पर और ऑक्सीजन की भी मिलनी चाहिए थी, सच दैट कि आप एवरेज डेंसिटी आप कैलकुलेट कर पाते। तो उस क्वेश्चन में दिया नहीं था, कोई इशू नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ एयर ये इतना इतना हमको दिया हुआ है, और जो हमारे पास बलून है इस बार उसका तुम लोगों को मास यहाँ पर दिया है कि मास ऑफ बलून मटेरियल इक्वल टू 20 ग्राम। भैया भगवान, 20 ग्राम का बलून है तो पता नहीं कितना पेलोड लेकर जा पाएगा। चलो कंडीशन कर लेते फटाफट। तुम्हें पता है क्या करना है, कंडीशन क्या होती है, मास ऑफ बलून 20 ग्राम है, हाँ ध्यान रखना, ठीक है, प्लस आपको क्या लिखना होता है, मास ऑफ गैस। अब गैस का मास अब कैसे निकालोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी जिंदाबाद। तो आपको पीवी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 atm, ठीक है, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 10⁻², डिवाइड में आर टी, आर कितना दिया है 1/12 और टी कितना दिया हुआ है आपको 300। इससे आपको मोल्स मिलेंगे, बट हमको तो मास चाहिए, तो वो क्या होता है मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको एक और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है, वो कौन सी है, आप लोगों की मोलर मास। हीलियम गैस का मोलर मास बोलो कितना, 4, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन अगर आप करोगे, अच्छा इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पे, मास, किसका मास, पेलोड का मास, ठीक है। ये किसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू आपके वेट ऑफ एयर के जो डिस्प्लेस हुई है। अब वो किसके बराबर है, डेंसिटी। क्या इस क्वेश्चन में डेंसिटी दी है, बिल्कुल दी हुई है 1.3 ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होनी चाहिए, अगर नहीं कई बार ना वो केजी पर लीटर में दे देता है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बलून। तो वॉल्यूम ऑफ बलून तो वही है आपका 10 की पावर कितना 2, खत्म। इस क्वेश्चन को तुम्हें बस अब क्या करना है, सॉल्व। कितना हो जाएगा, देखो ये 20 प्लस ये कितना हो गया 12 4 आपके पास कितना 48 डिवाइडेड बाई 3, और उसके बाद प्लस मास ऑफ पेलोड आ जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू 130। तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 16। तो बेसिकली 36 हो गया ये, और 36 में से अगर 130 में माइनस कर देती हूँ तो यहाँ से मास ऑफ पेलोड आप लोगों का कितना आ जाएगा, लेस देन
इक्वल टू 94 ग्राम्स के आसपास, यानी कि आप उस बलून के साथ जो खुद 20 ग्राम का है, आप उसके साथ कितना वेट ऊपर भेज सकते हो? 94 ग्राम का आप वेट उसके साथ ऊपर भेज सकते हो। ये इस टाइप का एक सवाल, ठीक है। बस ये इतने ही आसान आसान प्रकार के सवाल रहते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको अगर डेंसिटी कई बार दी रहती है, अब अगर कई बार नहीं दिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहता है। अब अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो परसेंटेज कंपोजिशन में आपको फिर एवरेज डेंसिटी निकालनी है। अब एवरेज डेंसिटी कैसे निकालते हैं? जैसे हमने कल एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला था, जितना भी परसेंटेज दिया होता है उसके अकॉर्डिंग, खत्म, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है क्योंकि अभी तक तुमने पूरे पेलोड के जितने भी मैंने मतलब तुम्हें एक्सप्रेशन बताया, इसमें कहीं भी देखो टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं था, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी क्या नहीं इन्वॉल्व था? टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं था। इस क्वेश्चन में देखो टेम्परेचर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। आपके पास, आप ऊपर हवा में एक हॉट एयर बलून आप भेज रहे हो, ठीक है, इन ए हॉट एयर बलून, स्पेलिंग ठीक कर लोगे, टू लिफ्ट 1 kg ऑफ मास। मतलब सोचो ऊपर वाला 98 ग्राम ले जा रहा था, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ बलून दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब, यूनिट पे फोकस करोगे, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है एयर का 27 डिग्री सेल्सियस, और ऑब्वियस है कि प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm का प्रेशर, और एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया है। सोचो एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको, ठीक है, कितना? 29 ग्राम। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस वाला सवाल है, इसे कैसे डील करना है हमको? तो सबसे पहले आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आप पहले तो ना पूरी की पूरी वो ढूंढ लो, खत्म, ठीक है। ये पहले आप ढूंढो। अच्छा, गिवन इंफॉर्मेशन तुम फटाफट कर ही लोगे, मुझे लगता है उसमें दिक्कत आएगी। जैसे 100 मीटर क्यूब का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब बात ये आती है कि टेम्परेचर यहाँ कैसे मतलब इन्वॉल्व हो गया, टेम्परेचर हम कहाँ से उठाकर लेकर आए? तो कुछ नहीं है, टेम्परेचर को हम ला सकते हैं। हमने जो ऊपर पेलोड का एक्सप्रेशन डिराइव किया था ना, इस एक्सप्रेशन में बस थोड़े से मॉडिफिकेशन करने होंगे, ठीक है। तो मैं मॉडिफाइड एक्सप्रेशन बता देती हूँ कैसा होता है। बेसिकली आप पेलोड यानी कि पीएल कहते किसको हो? लेस देन इक्वल टू वाला साइन आप कहते किसको हो? आप कहते हो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बराबर एयर डिस्प्लेस्ड माइनस क्या बताओ, आपका मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बलून या फिर मटेरियल, इसी चीज को कहते हो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं काम करती हूं, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस उसको मैं वैसे का वैसे ही रहने देती हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या मुझको, ठीक है, क्या मुझे यहां पर बस इतना देखकर बताओ कि जो बलून है, उस बलून की जो अंदर गैस है, उस गैस का मुझे एक टेम्परेचर मेंटेन रखना है, मतलब बलून के अंदर, ठीक है, और उसके बाद बलून के बाहर, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, ये एक टेम्परेचर डिफरेंस मुझे मेंटेन रखना है, ठीक है। एक टेम्परेचर डिफरेंस मुझे मेंटेन रखना है, बलून का टेम्परेचर अलग होना चाहिए और उसके बाहर की जो हवा है, एटमॉस्फेयर, उसका अलग होना चाहिए। यही होता है आपका पेलोड। तो आप पेलोड को बेसिकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो आपकी कोल्ड एयर है उसका मास माइनस आपकी जो हॉट एयर है उसका मास। अब मैंने कोल्ड माइनस हॉट क्यों लिखा, ये तुमने पढ़ा होगा 10वीं क्लास की फिजिक्स में, जब तुम लोगों को रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाया गया होगा कि हॉट एयर, कोल्ड एयर। तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि वो सब क्या था क्या नहीं था। अब मास क्या होता है, बचपने में 11th स्टैंडर्ड के मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा, मास मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। तो मास को मैं क्या ये लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दूसरी चीज अपॉन में मोलर मास ऑफ दैट कोल्ड एयर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, एक मिनट को मोलर मास डिवाइड में कहाँ से आ गया? ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका ये मोलर मास कोल्ड वाला माइनस मोल्स किसके, हॉट एयर के, इनटू में मोलर मास आप लोगों के हॉट एयर का। अब सबसे जरूरी चीज, हमने ऊपर जो हॉट एयर बलून भरा है,
ठीक है। उस हॉट एयर बलून के अंदर में हम लोगों ने इस बार कोई हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैसेस भरी हो, इसका कहीं कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको मान के चलना है कि जो एयर बाहर एटमॉस्फेयर में मौजूद है बेसिकली वो उसी हॉट एयर बलून में, क्योंकि हॉट एयर बलून में कोई हवा नहीं भरी जाती। तुमने अगर देखा होगा तो हॉट एयर बलून कैसा रहता है, यहाँ से ऐसे आपका ओपन टाइप का रहता है, तो इसके अंदर आप गैस थोड़ी ना भरते हो, और नीचे ऐसी एक बास्केट लगी हुई होती है, इसमें ऐसे आग जल रही होती है, याद आ रहा है ना। आग क्यों जलाते हैं, इसी रीजन की वजह से जलाते हैं कि एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होता है हॉट एयर बलून में, और हॉट एयर बलून क्या करता है फिर उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उस वेट को, मतलब उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका बलून नहीं है, ये एक हॉट एयर बलून है, ठीक है। अच्छा, तो वही हवा जो बाहर है वही हवा आप लोगों के बलून के अंदर यानी कि यहाँ पे भी ऑक्यूपाइड है। तो इसका मतलब मैं जो यहाँ पे दो दो बार मोलर मास लिख रही हूँ इडियट जैसे, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि यार ये दोनों में मोलर मास अलग थोड़ी ना है, ये तो बेसिकली एक ही मोलर मास है। वो भी कौन सा वाला मोलर मास है, हवा का मोलर मास है, ठीक है। हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बलून समझते हो ना, बड़ा सा वाला, उसके अंदर बैठते हैं। अच्छा, अभी कोल्ड एयर के क्या तुमको मोल्स दिए हुए हैं क्या? नहीं दिए। अब निकाले कैसे, मोल्स कैसे निकाले? अगेन एक और समस्या आ गई हमारे सामने। कोई दिक्कत नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी जिंदाबाद। क्या होता है, अगर ये है आपके पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर कोई पूछेगा मोल्स क्या है तो आप कहोगे पीवी अपॉन आरटी, बराबर, ओके। अब मैं ऐसे यहाँ पे मैं पुट करती हूँ पीवी अपॉन आरटी। अब ध्यान से सुनना, जिस तरीके से दोनों हवाओं का मोलर मास तो सेम रहेगा, अगर एक हवा ठंडी है एक हवा गर्म है तो इससे ये तो है ना वेरी करता है कि मोलर मास चेंज हो जाएगा, राइट। मोलर मास तो फिक्स रहेगा। सिमिलरली दोनों ही गैसेस का जो आर है वो तो दोनों का सेम रहने वाला है। वो आखिर आर तो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना भाई, वो कैसे चेंज हो सकता है ना। आर तो ना चेंज हो जाएगा आप लोगों का, टी चेंज होगा ये हम मानते हैं। तो ये टी कोल्ड माइनस में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका आर, यहाँ पे टी हॉट, और ये बाजू में आपका मोलर मास एयर। अब बात आती है न्यूमरेटर की। आपको वॉल्यूम पुट करना है और आपको प्रेशर पुट करना है। तो आप बेसिकली किस चीज़ का वॉल्यूम और किस चीज़ का प्रेशर पुट कर रहे हो? आप हवा का वॉल्यूम और हवा का प्रेशर पुट कर रहे हो, मतलब तो बेसिकली आपको प्रेशर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 atm वो उतना ही रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ बलून वो भी आपको जो दिया है वो भी बेसिकली उतना ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो फिक्स है। मतलब जो पी में यहाँ लिखूंगी वही पी में यहाँ लिखूंगी, जो वी में यहाँ लिखूंगी बेसिकली वही वी में यहाँ लिखूंगी। तो यहाँ से पेलोड का टेम्परेचर के टर्म्स में हम लोगों ने ये फॉर्मूला बना लिया, ये देखो 1/T टाइम्स ऑफ हॉट, ये आ जाएगा आप लोगों का पी वी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर mm एयर अपॉन में आर। समझ में आ रही है बात, ये कैसे आया, बस खत्म। अब तुम्हें गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये कौन है, आप लोगों का पेलोड है। अब आपको निकालना क्या है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है। अच्छा, अभी आपको टेम्परेचर ऑफ एयर, यहाँ पे मैं वर्ड लिख देती हूँ एम्बियंट एयर, ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया एम्बियंट एयर। अब सबसे पहले तो एम्बियंट एयर का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि एयर हो कि एम्बियंट एयर हो, दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं। तो एम्बियंट एयर का मीनिंग क्या होगा? एम्बियंट एयर मतलब आप लोगों का नॉर्मल, बिना कोई गर्म की हुई नॉर्मल हवा, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर की हवा है ना, नॉर्मल हवा, ठीक है, जो नॉर्मल हवा होनी चाहिए, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर भी बोल सकते हो। दोनों एम्बियंट मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल एवरेज चल रहा है, ठीक है, जो कि कितना है 27। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है ये कोल्ड वाला दिया है, आपको इससे ज़्यादा वाला टेम्परेचर निकालना है। यानी कि आपको कोल्ड टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है ये 1/ कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको पुट करोगे तो टी कोल्ड कितना 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में है तो 300 में लिखना पड़ेगा, माइनस 1/T हॉट, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज क्या दिए? प्रेशर बराबर कितना दिया है 1 atm, वॉल्यूम बराबर कितना दिया है, तो वॉल्यूम आपको दिया है 100 मीटर क्यूब। अब 100 मीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है किस में, चाहो तो लीटर में, वैसे चाहो क्या करना ही पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट। क्यों लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं जो आर पुट करूंगी वो 1/12 है, यानी कि 0.0821, समझते हो? हाँ, तो वो जो 0.0821 मैं पुट करूंगी ना, उस 0.0821 के लिए मुझे
लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स चाहिए रहता है, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपने कितना मेंटेन करके रखा है हवा का, चेक करके बताइए। 29 ग्राम आपने हवा का इतना बेसिक टेम्परेचर या जो भी है आपका मोलर मास वो मेंटेन किया है, तो यहाँ आ जाएगा 29। अब बात आती है कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या लूँ, तो वॉल्यूम तो हम लोग ले लेंगे भैया, कितना आपको क्या लिया है वो पढ़ो। आपको दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 10⁻³ मीटर क्यूब मुझे कन्वर्ट करना है इसको लीटर में। तो अगर जब तुम 10वीं कक्षा में थे, जब तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ते थे, तो उसमें तुम लोगों ने ये चीज सीखी है कि अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी मीटर क्यूब में हो और अगर आपको उस मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना हो किस में, लीटर में, तो आप कैसे करते हो, ये तब आपने सीखा है। लेट्स से अगर भूल गए हो भी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब आपके 10⁻³ लीटर्स के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर मुझे इस क्वांटिटी को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आगे और क्या है, अब देखो आपको क्या पेलोड दिया हुआ है, क्या बिल्कुल दिया हुआ है पेलोड। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी मेंटेन इन अ हॉट एयर बलून टू लिफ्ट 1 kg ऑफ मास। पेलोड हम कहते किसको है कि बेसिकली एक बलून कितना मास ऊपर उठा के ले जा सकता है। तो यहाँ पे तो साफ साफ क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 1 kg का मास लेकर जाना है भैया, 1 kg का। अब मैं यहाँ पे 1 लिख तो दूंगी, लेकिन ध्यान रखना हम जो मोलर मास पुट कर रहे हैं वो ग्राम में पुट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो फिर ये पेलोड भी आपका ग्राम में होना चाहिए, तो देयरफॉर इसको लिखेंगे 1 × 10⁻³ ये वो पॉइंट, सॉरी नॉट -3 +3, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे मिस्टेक हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 1/12 को यहाँ गधे से 1/12 लिखने से अच्छा है मैं ऊपर न्यूमरेटर में 12 लिख देती हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। इतना समझ गए, ओके। अब मुझे अगर ये निकालना है तो ये चीज देखो क्या हो जाएगी, 10⁻³ अपॉन में क्या आ जाएगा 10⁻³ इन, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो मुझसे, हाँ मैं भी ह्यूमन हूं, मेरे से भी हो सकती है एरर। ये 12 यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 1/300, इसको बेसिकली मैं माइनस ले लेती हूँ, इक्वल टू -1/T हॉट। ये आ जाएगी सिचुएशन। सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले तो ये और ये तो चला गया। अच्छा, अब आपके पास क्या बचता है डिनोमिनेटर में 29 × 12। अच्छा, तो 29 × 12 मैं कैलसी में कर लेती हूँ और देख लेते हैं कि ये चीज़ कितनी आ रही है। 29 × 12 348, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आएगा 348 और फिर इसी 348 को मैं 1 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 0.00287 × 10⁻³ ठीक है। इसको अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.87 × 10⁻⁻6। अच्छा, 1/300, 1 को डिवाइड कर लेते हैं 300 से, तो वो कितना आएगा 0.0033, यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास आ जानी है आप लोगों का 3.3 × 10⁻³ कितना -3। अच्छा, अब क्या करें, तो 2.87 इसको ना पॉइंट में ही रहने दो, 0.00287 10⁻³ 10⁻³ यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.20287 -3.3, ठीक है, इक्वल टू -1 में T हॉट। बाद में हम कर लेंगे इसका रेसिप्रोकल, फिलहाल अभी माइनस निकाल लेते हैं। 0.0287 माइनस में 3.3, तो एक मिनट 3.3 ना, हाँ कितना आता है ये, माइनस दोनों तरफ का कट जाएगा, लेफ्ट और राइट का, क्योंकि लेफ्ट में भी एक माइनस साइन क्रिएट होगा ही, छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो 3.29 राउंड ऑफ करके मैं ले रही हूँ 10⁻³ इंटू 1/T हॉट। अगर तुम रेसिप्रोकल ले लो तो यहाँ से T हॉट की वैल्यू कितनी आएगी 1/3.29 इंटू 10⁻³, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/3290। अब इसको कर लो, 1/3290 कितना होता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देख लेना, तो ये आ जाएगा 30 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है, ये आ जाएगा आपके 30.3 के आसपास। अच्छा, अब ये जो चीज़ आ रही है इसमें मेरी पॉइंट की गड़बड़ हो रही है,
पॉइंट की गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में मेरे। नहीं नहीं, पॉइंट की गड़बड़ हो रही है क्या? 30 पॉइंट नहीं, ठीक है, ये आंसर आ रहा है मेरा 30 पॉइंट। 30 पॉइंट नहीं, इसको 3 पॉइंट कर लो, सही है, ठीक है। ये आ रहा है 3.03 और 10⁻³ ये मेरे टी हॉट का टेम्परेचर आया है ना, ये टी हॉट टेम्परेचर आ गया। अब बात ये होती है कि ये जो टेम्परेचर हमको मिला है, हमको ये पूछा गया था कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस आपको बेसिकली मेंटेन करना है। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस आप कितना मेंटेन करोगे, वो आपको पूछ रहा है वो। तो इस 3.3 इंटू 10⁻³ ये चीज़ मेरी आई है किस में? केल्विन में, है ना, ठीक है। तो अभी मुझे जो एक्चुअल टेम्परेचर दिया हुआ था केल्विन में, जो टी कोल्ड वाला मेरे पास टेम्परेचर दिया था, वो दिया था कितना? 300 केल्विन। अब अगर मैं 300 केल्विन में ये वाली क्वांटिटी, टी हॉट वाली क्वांटिटी ऐड करती हूँ, यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.123, ये तो बेसिकली आएगा 300.003। ये मेरे पास टोटल टेम्परेचर है। अच्छा, तो अब तुम देख लो इन दोनों के बीच में आप कितने का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो। आपको ये, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो ये आप कितने का है, इसमें से 273 माइनस कर लो, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 10 में से 3 गया 7, 10 9 में से 7 गया 2, यानी कि 27। इसका मतलब आपको वो जो टेम्परेचर दिया हुआ था एम्बिएंट टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। आपको उस एम्बिएंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस आपको कितना रखना होना चाहिए? 27.003 रखना होगा। मतलब बेसिकली कितना टेम्परेचर डिफरेंस आपको क्रिएट करना है ताकि आप 1 किलो का वेट पुल कर सको, इतने का आपको टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना है। ये बहुत कम आया है ये टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ। तो एक बार चेक कर लेना कि ऊपर कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है। अगर हुई होगी तो उसको ठीक करोगे। यूनिट्स वगैरह में हो सकता है मे भी मैंने कहीं कर दी हो, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। उस नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन को मैं करा कर नहीं दूंगी, बट इसमें बता देती हूँ ताकि फ्यूचर में तुम लोग उसको यूज़ कर सको। देखो, एक ना बच्चों की मूवी है, मुझे एग्जैक्टली मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ मूवी देखी है, नाम वाम क्या है वो सब मैंने ध्यान नहीं रखा। जिसमें एक ओल्ड कपल रहता है, उसकी वाइफ, मतलब कार्टून मूवी है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। एक बहुत ही शिनचैन जैसा शैतानी बालक रहता है। उसका मकसद ये रहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर वाला बच्चा बनूंगा। तो वो एक दिन नॉक नॉक करते हुए एक बूढ़े अंकल के घर में घुसता है। अब जो बूढ़े अंकल रहते हैं वो अपने खुद के गुजरे ज़माने में एक बहुत बड़े एडवेंचर किंग रहे होते हैं। तो उनको बताना चाहता है, बता रहा, देखिए मैंने ये बैच ले लिया है, वो बैच मिल गया मुझे, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में अब मैं ये इस बैच की तरफ जा रहा हूँ। तो बूढ़े अंकल अपनी वाइफ के डेथ के बाद ऑलरेडी इतने डिप्रेस रहते हैं, वो लड़के की बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते और उसको बोलते हैं तो निकल जाओ। बट लड़का शैतान कि नहीं, मैं तो अपने पुराने ज़माने के एक अच्छे से करके एडवेंचर वाले उनके पास, उनके साथ मैं रहूँगा। तो वो उनके घर में चिपक जाता है। अब उस घर के अंदर जब वो चोरी छुपे घुसता है तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिसकी वजह से होता ये है कि उनका घर नष्ट होने की सिचुएशन में आ जाता है। और जो बूढ़े अंकल होते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें कर दी होती हैं कि आजू बाजू वाले लोग उनकी कंप्लेंट कर देते हैं कि ये बूढ़ा तो सठिया गया है ना, इसको अभी यहाँ सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो पुलिस उनको पकड़ने आती है। अब बूढ़े अंकल क्या करें? अब बूढ़े अंकल क्या करते हैं, अपने ज़माने में एडवेंचर किंग होने के साथ साथ ही वो बलून बेचने का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब पुलिस उनको लेने आती है तो वो बहुत ही अच्छे से बाहर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं आखिरी बार अपने घर में समय व्यतीत करना चाहता हूँ, 2 मिनट मुझे आप दीजिए। 2 मिनट वो अंदर बैठता है। 2 मिनट बाद पुलिस वाले देखते हैं कि वो जो घर है वो पूरा का पूरा हवा में उड़ जाता है और पुलिस वाले देखते ही रह जाते हैं। और उस घर में बच्चा भी था, वो बच्चा भी उस घर के साथ उड़ जाता है। तो बस इसी के आगे की मूवी ये थी कि किस तरीके से वो घर उड़ते उड़ते एक जगह से दूसरी जगह से आता है, और किस तरीके से एडवेंचर वो लोग देखते हैं अपनी पूरी उस जर्नी में, और घर किस तरीके से उड़ते उड़ते एकदम माउंटेन के टॉप में पहुंच जाता है।
तो कहानी का सारांश ये है कि पूरे के पूरे घर को अगर आपको उड़ाना है तो एक बलून तो काम नहीं आएगा ना। उन्होंने बहुत सारे बलून्स लगाए हुए थे जो उस घर को उड़ा के लेकर चले गए, यानी कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेलोड। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि मान लेते हो अंकल जी का नाम है पीटर, वो बताइए पीटर अंकल आपके कितने बलून्स अपने घर के ऊपर लगाएंगे, है ना, कि घर उड़कर चला जाए। अब तुम तो जानते हो फॉरेन कंट्रीज के घर यूजुअली लकड़ियों पे बने होते हैं, हमारे इंडिया वाले ऐसे थोड़ी ना रहते हैं कि सीमेंट कंक्रीट के एकदम भरे हुए हैं कि उड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो घर उड़ा के ले गए वो बलून्स। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए कितने नंबर ऑफ बलून्स आपको लगेंगे। तो याद रखना जब भी ये नंबर ऑफ बलून्स वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें गलती देखो क्या होती है। हम सबको पता है कि पेलोड की कंडीशन क्या है, हम सब लोग पेलोड की कंडीशन से वाकिफ हैं, बट फिर भी हम गलती कर देते हैं। जैसे हमें पता रहता है कि वेट ऑफ मटेरियल ये तो हमको लेना ही है, प्लस हम लोगों को वेट ऑफ गैस ये तो हमको लेनी ही लेनी है, उसमें तो आप कंप्रोमाइज कर नहीं सकते ना। लेकिन अब वो जो वेट ऑफ गैस हम लेते हैं वो हम एक बलून के लिए लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने बलून्स हैं, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे एक्स यानी कि नंबर ऑफ बलून्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कई बार एक स्टूडेंट यहाँ पे एक्स इंट्रोड्यूस करना भूल जाता है और उसकी वजह से उसका सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। वेट पेलोड वाला समझ रहे हो, अच्छा। और उसके बाद बोलो क्या, लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन, और राइट हैंड साइड में अच्छा वेट लिख के रखे हूँ। एक्चुअली केमिस्ट्री वाले लोग हैं ना, मास लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मास, यहाँ लिख देते हैं मास, यहाँ लिख देते हैं मास। लेस देन इक्वल टू बोलो क्या, डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ तक तो सब ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ बलून। लेकिन अब यहाँ पे एक बलून थोड़ी ना है, यहाँ पे तो एक्स बलून्स है, तो यहाँ पे आपको एक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो बेसिकली दो जगह आपको एक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यहाँ पे तो कोई इंसान नहीं भूलता, अब यहाँ पे अगर कोई एक्स इंट्रोड्यूस करना भूल गया तो उससे बड़ा पगला तो कोई नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे एक्स इंट्रोड्यूस करना भूल जाते हो। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप मत भूलना, ठीक है। और वो मूवी काफ़ी अच्छी है जिसके बारे में मैं बता रही थी। मैं यूजुअली मूवीज़ को एक सिंगल फ्लो में कभी देखती नहीं हूँ, मैं EMI में देखती हूँ, थोड़ा 20 मिनट फिर 25 मिनट ऐसे करते करते 15-20 दिन में मूवी खत्म हो जाती है। बट ये मूवी बहुत अच्छी है, इसका नाम है अप, ठीक है, अप नाम है इस मूवी का, ठीक है। इसको देखना ज़रूर, बहुत ही प्यारी मूवी है। अमेजन में डिज्नी हॉटस्टार में मिल जाएगी तुमको ये, ठीक है। और जो अंकल और वो जो लड़का है इस मूवी में बहुत ही क्यूट है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें बेसिकली पेलोड किस तरीके से काम करता है ये चीज़ बेशक देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी हम लोग पेलोड वाले टॉपिक को यहाँ पे ओवर करते हैं। कल हम लोग जो चीज़ आगे पढ़ेंगे दैट वुड बी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है।